वक्तव्य दें और मैं बहुत आदर से प्रोफेसर बलराज पांडे सर को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि सर आएँ और हम सबको बहुत सारी बातें बताएं और अपना लंबा सा वक्तव्य दें। ये तो अजीब स्थिति है कि पहले कहा कि संक्षिप्त वक्तव्य दें, बाद में कहा कि लंबा वक्तव्य दें। तो इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय विश्वास पाटिल जी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र हमारे अत्यंत आत्मीय हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर श्रुति पांडे जिनकी बातों से लगा कि बंगाल के प्रति लगाव है उनका ज़्यादा, हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी जी, और इस सत्र का संचालन कर रही डॉक्टर प्रीति। स्थिति ऐसी है कि जितने बैट्समैन हैं जल्दी जल्दी अपना विकेट गिरा रहे हैं ताकि अगले सत्र के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मैं भी संक्षेप में ही बोलूँगा। जो विषय दिया गया है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यास, और स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यासों में अलग अलग हम लोगों ने अपने लिए टॉपिक शीर्षक चुन लिए थे, और मेरा लेख भी शायद अगर किताब प्रकाशित हुई है तो उसमें होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा श्रुति पांडे ने बताया कि बांग्ला और अंग्रेजी से जो उपन्यासों के अनुवाद हुए उनसे हिंदी उपन्यासों को भी बहुत ज़्यादा ताकत मिली। कहने को तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं। साहित्य का इतिहास में वो कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं, और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों से उनकी पूरे हिंदी जगत में पर्याप्त ख्याति हुई। कहा तो यह भी गया कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार में जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, चंद्रकांता संतति उपन्यासों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शुक्ल जी शब्दों के प्रयोग पर बहुत ही सावधान हैं। जहां वे लिखते हैं कि देवकी नंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यासकार हैं, वहीं शुक्ल जी लिखते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से पहले मौलिक उपन्यासकार साहित्यिक दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी। दोनों में यानी हमें फर्क करना चाहिए। पहले मौलिक उपन्यासकार तो देवकी नंदन खत्री, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी की इस टिप्पणी में या इन शब्दों में ही यह बात छिपी हुई है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का साहित्यिक दृष्टि से वह महत्व नहीं था जो किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का साहित्यिक दृष्टि से महत्व था। और किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास के प्रति इतने सजग थे कि उपन्यास नामक मासिक पत्र भी उन्होंने निकाला, किशोरीलाल गोस्वामी ने। तो हालांकि चंद्रकांता संतति इन उपन्यासों में
बाद के आलोचकों ने, बनारस के ही आलोचक चंद्रबली सिंह ने उसे यथार्थवाद पर आधारित एक उपन्यास की मान्यता दी, उसकी स्थापना की कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में यथार्थवाद की पड़ताल करनी चाहिए, यथार्थ की पड़ताल करनी चाहिए। अपने कथ्य के माध्यम से देवकीनंदन खत्री ने यह सिद्ध किया है। फिर शुक्ल जी खुद कहते हैं कि वर्तमान जगत में उपन्यासों की बहुत बड़ी शक्ति है। अपने समय में शुक्ल, जबकि कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल कविता के आलोचक हैं, कविता के पक्षधर हैं, लेकिन शुक्ल जी का यह कथन है कि वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। लोक या जन समाज में जो चिंत्य और गूढ़ परिस्थितियां खड़ी होती हैं, जिन्हें हम यथार्थ कहते हैं, शुक्ल जी उन्हें चिंत्य और गूढ़ परिस्थितियां कहते हैं। तो लोक में और समाज, जन समाज में, शुक्ल जी की शब्दावली है कि लोक और जन समाज में जो चिंत्य और गूढ़ परिस्थितियां खड़ी होती हैं, उन्हें सामने लाना उपन्यासों का काम है। ये शुक्ल जी का कहना है। आप लोगों ने बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा भी पढ़ा होगा। जो मजी हुई भाषा शैली और जो कथ्य का गठन और जो लेखक का उद्देश्य है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि बीए के पाठ्यक्रम में चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा हम लोगों को पढ़ने को मिला था। यहाँ हिंदी विभाग में ये उपन्यास प्रिस्क्राइब था। तो भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा उपन्यास का भी जिक्र करते हैं शुक्ल जी। वास्तव में देखिए तो हिंदी उपन्यासों के कथ्य और मिजाज को संपूर्ण रूप से अगर किसी ने बदला तो वो प्रेमचंद ने बदला। और प्रेमचंद के बारे में वो रामविलास शर्मा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों से हिंदी के पाठकों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों की रचना कर देवकीनंदन खत्री के पाठकों का जो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों को पढ़ने का मन मिजाज बन गया था, प्रेमचंद ने उन पाठकों का मन मिजाज ही बदल दिया अपने कथ्य के द्वारा, अपने उपन्यासों के द्वारा। ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी देन है हमारे उपन्यास साहित्य में कि प्रेमचंद ने हिंदी के पाठकों का जो देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रभाव में थे, उन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के प्रभाव को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा एक तरह से समाप्त कर दिया। और आप लोग जानते ही हैं, वशिष्ठ जी ने तो कहा ही कि प्रेमचंद के उपन्यासों में किसानों का संघर्ष, और सिर्फ किसानों का संघर्ष ही नहीं, जैसा प्रभात जी ने मध्य वर्ग का किस प्रकार से विकास हुआ है, मध्य वर्ग की क्या स्थिति रही है, उन्होंने भी, तो प्रेमचंद ने चाहे उच्च वर्ग हो चाहे मध्य वर्ग हो, इन सबका लेखा जोखा अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। और सबसे ज्यादा उन्होंने निम्न वर्ग को, एक तरह से कहिए कि निम्न वर्ग को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य का नायक बनाया। ये प्रेमचंद की बहुत बड़ी देन है। और जहां उच्च वर्ग से नायक या नायिकाएं आया करते थे, प्रेमचंद ऐसे लेखक हैं जिन्होंने, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, होरी, गोबर, धनिया, वो झुनिया, इस प्रकार के नामों से ही स्पष्ट है कि प्रेमचंद किस प्रकार से निम्न वर्ग को अपने कथा साहित्य का नायक बना रहे थे। और प्रेमचंद उसी समय जानते थे कि अगर
भारतीय समाज को बदलना है। तो भारतीय समाज को बदलने के लिए जो श्रमशील जनता है उसकी असली ताकत है। जब तक उसको आप नायक नहीं बनाएंगे तब तक भारतीय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। प्रेमचंद अपने समय में एक तरफ आज़ादी की लड़ाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे राजनेताओं के द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो अंबेडकर की समस्या थी, उस अंबेडकर की समस्या को भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से बहुत बड़ा स्पेस किया, बहुत बड़ी जगह दी। और प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा, अपने नायकों के द्वारा यह सिद्ध किया कि जो अंग्रेजों को भारत से भगाने का दायित्व है उससे कहीं बड़ा दायित्व जो है भारतीय समाज में, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो गरीब है, जो अंधविश्वासों के कारण जो धार्मिक पाखंड में लिपटा हुआ है, ऐसे भारतीय समाज में कैसे बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। तो बहुत बड़े बदलाव के लिए प्रेमचंद अपने उपन्यासों की रचना कर रहे थे। कई उपन्यास हैं, वशिष्ठ जी ने चर्चा भी की। अब जानते हैं आप, सेवा सदन निर्मला, चाहे स्त्री की समस्या हो, किसानों की समस्या, जैसे प्रेमाश्रम में तो किसान संघर्ष को उन्होंने अपनाया ही है। कर्मभूमि है, चलते चलते वो गोदान पर आते हैं और गोदान के बारे में 2-3 बातें कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि प्रेमचंद गोदान की शुरुआत ही देखिए, पहली ही लाइन गोदान की है कि होरी राम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी देने के बाद अपनी स्त्री धनिया से कहा, जरा मेरी लाठी दे दे। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि नारी, महिला, औरत और स्त्री, इसमें फर्क है। होरी धनिया को अपनी, होरी की धनिया जो है वह नारी या महिला नहीं हो सकती है, वह स्त्री या औरत ही हो सकती है, क्योंकि वो श्रमशील वर्ग से आती है। तो जो होरी कहता है कि जरा मेरी लाठी दे दे, यह लाठी साधारण लाठी नहीं है। यह धनिया जैसी स्त्री के लिए एक चेतावनी है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं आदेश दे रहा हूं, वह आदेश तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो यह लाठी जो है वह आदेश मनवा कर ही रहेगी। और बाद में होरी की वह लाठी जो है वो धनिया की पीठ पर आगे चलकर पड़ती भी है। इसलिए जो छोटे छोटे और सहज सामान्य जो शब्द प्रयोग प्रेमचंद के हैं उन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो धनिया कहती है कि ऐसी जल्दी क्या है, तू थोड़ा रस पानी कर लो, उसके बाद जाना, थोड़ी अबेर ही हो जाएगी तो उससे क्या क्या बिगड़ जाएगा। मालिक ने खेद दिया है, वह लगा ही न लेगा और क्या करेगा। लेकिन होरी को एक आशंका है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी, क्योंकि वो पूजा पर बैठ जाएंगे और पूजा पर बैठते हैं तो 2-2 घंटे पूजा करते हैं राय बहादुर अमरपाल सिंह। इस पाखंड को प्रेमचंद राय बहादुर अमरपाल सिंह के द्वारा व्यक्त करते हैं कि यह राय बहादुर पूजा भी करता है, आजादी की लड़ाई में वो जेल भी जा चुका है, कांग्रेस का नेता भी है, और फिर किसानों और मजदूरों पर वह जुल्म भी करता है। तो ये जो अंतर्विरोध है, उस समय के जो धनी वर्ग के लोग हैं, तो उस समय के धनी वर्ग के लोगों का अंतर्विरोध प्रेमचंद स्पष्ट रूप से अपने उपन्यासों में, अपने कथा साहित्य में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद सीधे सीधे कहते हैं कि आज कितनी भी संस्कृतियों का आप लोग नाम लें, वास्तव में आज के पूंजीवादी युग में सिर्फ
एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। और उस आर्थिक संस्कृति में एक गरीब की संस्कृति है और एक अमीर की संस्कृति है। संस्कृति का इस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपने तरीके से ये बोलबाला भी आप सुन रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद का कहना है कि पूंजीवादी युग में सिर्फ एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। एक गरीब की संस्कृति है और एक धनी की संस्कृति है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि गरीब की संस्कृति के पक्ष में है या धनी वर्ग की संस्कृति के पक्ष में है। मुक्ति बोध ने इसीलिए लिखा ही है, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। और हमारे मित्र बल्ली सिंह चीमा ने अगली लाइन जोड़ दी, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। ये संस्कृति पर आप लोगों को विचार करना। प्रेमचंद का कहना था कि साहित्य हमें स्वाधीन और स्वाभाविक बनाता है। स्वाधीन का मतलब जितना एक कवि या लेखक या साहित्य प्रेमी अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करता है, उतना कोई दूसरा बड़ा से बड़ा राजनेता भी उतनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है। ये साहित्य की ताकत होती है। तो साहित्य हमें स्वाधीन और स्वाभाविक बनाता है। जितना सहज और स्वाभाविक जीवन जीने में हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, उतना सहज और स्वाभाविक जीवन दूसरा कोई, साहित्यकार के अलावा उतना सहज और स्वाभाविक जीवन दूसरा कोई नहीं जीता है। स्वभाव में रहता है साहित्यकार। इसलिए प्रेमचंद ये साहित्यकार पर ज्यादा जोर देते हैं और साहित्य पर ज्यादा जोर देते हैं। और प्रेमचंद ये उसी गोदान उपन्यास में वो धनिया अपना दुखड़ा रोती है कि बचपन में ही मेरे 3-4 बच्चे मर गए, अगर दवा दारू का इंतजाम हुआ होता तो वे बच जाते। धनिया कहते कि अगर दवा दारू का इंतजाम हुआ होता तो वे बच जाते। धनिया यह नहीं कहती है कि मेरे भाग्य में ही ऐसा था, यह भी नहीं कहती है कि भगवान ने चाहा और हमारे बच्चे मर गए। वह कहती है कि अगर दवा दारू का इंतजाम हुआ होता तो मेरे बच्चे जो है वो बच जाते। अर्थात प्रेमचंद उस समय की जो व्यवस्था है, जनता के प्रति सत्ता की क्या व्यवस्था है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार के दोष हैं, उन दोषों की ओर भी धनिया के इस धनिया की इन बातों के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं। और बीच में एक बड़ा बढ़िया व्यंग भी, व्यंग नहीं कहिए बल्कि वो मनोविनोद चलता है धनिया और होरी के बीच। और जब होरी कहता है कि धनिया साठे पर, जो कहता है कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं, वही होरी कहता है कि साठे की नौबत नहीं आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। और तब धनिया कहती है कि अपने मुंह से अशुभ न निकालो। मैं तो बार बार यही सोचकर मरी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे करें। बहुत बड़ा ट्रेजिक सेंटेंस है गोदान उपन्यास का, भगवान यह बुढ़ापा कैसे करेगा। और यह बुढ़ापा कैसे कटेगा। आज मेरे जैसे आदमी जिस उम्र में पहुंच गए हैं वो इसी चिंता में बार बार रहते हैं कि भगवान का तो नाम मैं नहीं लेता हूं, लेकिन चिंता है कि यह बुढ़ापा कैसे कटेगा। कटना तो अपने परिवार और अपने समाज और पड़ोसी के द्वारा ही है, अपने लोगों के बीच में ही कटना है। भगवान को तो जो काटना होगा वो काट ही रहे हैं, हम लोगों पर उसका भी नहीं है। तो यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये धनिया कहती है। और बाद में इस गोदान उपन्यास में आप देखते हैं कि किस प्रकार से होरी का संघर्ष चलता है। और होरी जो एक गाय की लालसा पाले हुए था, गाय की लालसा पाले हुए था, वह गाय खरीद नहीं पाता है,
किसी प्रकार भोला से वो लेता भी है, लेकिन जहर देकर उसका भाई मार भी देता है उस गाय को। इसके बावजूद होरी इस उपन्यास का हीरो इसलिए है कि जिस भाई ने जहर देकर उसकी गाय को मार डाला है, उस भाई की खेती और गृहस्थी को खुद संभालने के लिए होरी आगे आ जाता है। इसलिए होरी इस उपन्यास का नायक माना जाता है। और भले ही अपनी बेटियों का विवाह करता है, और सबसे ट्रेजिक स्थिति तब भी आती है जब दूसरी बेटी रूपा ये भी पुराना है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, कहती है कि और कुछ नहीं, घर पे ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। प्रेमचंद नाम कैसे रखते हैं अपनी बेटियों की? सोना और रूपा, लेकिन उनके जीवन में न कभी सोना आया, न उनके जीवन में कभी रूपा आया। तो नामों के द्वारा भी प्रेमचंद उस समय की जो विडंबना है, उस समाज की जो विडंबना है, उस समाज की जो ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी को हमारे सामने स्पष्ट रूप से लाते हैं। और अंत में जो होरी पठान को एक कुश्ती में मार गिराता है, अंत में वह होरी उसे लू लगती है, और लू लगती है होरी की वह मृत्यु हो जाती है। मेरे गुरु काशीनाथ सिंह ने बहुत ही बढ़िया वाक्य कहा है कि वास्तव में गोदान का होरी मरा नहीं है, उसे मारा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। प्रेमचंद के कई उपन्यासों से हवाला देते हुए उपन्यास सम्राट, क्लासिक उपन्यास